आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां उत्तर कोरिया के प्रशासक किम जोंग उन ने पुतिन को मदद की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन ने पुतिन को युद्ध में 1 लाख सैनिक देने की पेशकश की है। रूस ने 1 लाख सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने को कहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 160 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध रुकने की जगह हर दिन बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन के साथ इस युद्ध में रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोया है। चीन ताइवान टेंशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने वहां उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। यह बैन केवल उन तक सीमित नहीं है, बल्कि पेलोसी के परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। ताइवान दौरे के बाद चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका के साथ क्लाइमेट चेंज और सैन्य मामलों पर होने वाली अपनी बातचीत भी रोक दी है। पेलोसी के ताइवान जाने से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है। इससे पहले अमेरिका ने भी चीन की ताइवान के खिलाफ की जा रही हरकतों का विरोध किया और अमेरिका में चीन के राजदूत को तलब किया। वहीं ताइवान के आसपास चीन की लाइव ड्रिल जारी है, जिससे चीन ताइवान को डराने की कोशिश में लगा हुआ है। ताइवान के मुताबिक चीन के 66 फाइटर जेट्स और 13 युद्धपोतों ने मध्य रेखा को पार किया था। अमेरिका के हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन और ताइवान में तनाव की स्थिति बरकरार है। चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। चीन की सेना पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चीन ने अपनी सैन्य तैयारी को दिखाने वाला एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक लड़का थाने के बाहर फिल्मी स्टाइल में वीडियो बनाता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, क्योंकि उसने गाजियाबाद के मसूरी थाने के बाहर फिल्मी स्टाइल में वीडियो बनाया। हालांकि उस वक्त वहां पुलिस का कोई जवान मौजूद नहीं था। गैंगस्टर है जवाई मेरा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस उस लड़के को पकड़कर थाने ले आई और जिस थाने के बाहर उसने वीडियो बनाया था, वहीं उससे उठक बैठक करवाई गई। इतना ही नहीं, थाने के अंदर भी ले जाकर उसे उसकी गलती का एहसास करवाया गया। खबर है कि पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज करने की भी तैयारी में है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने फिलिस्तीनी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए हैं, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया है। ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में इजरायल की ओर से दागे गए रॉकेट की वजह से एक रिहायशी इमारत में एक के बाद एक 4 जोरदार धमाके होते नजर आए और इन धमाकों की वजह से वहां से धुएं का भयानक गुबार निकलता दिखाई दिया। हवाई हमले में इमारत की कई मंजिलें पूरी तरह तबाह हो गई। इजरायल ने दावा किया कि इस इमारत में 10 से ज्यादा आतंकी छिपे हुए थे और फिलिस्तीनी आतंकी इसका इस्तेमाल स्नाइपर हमलों के लिए करते थे, जिनकी इस इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती है। खबर है कि वेस्ट बैंक में 2 बड़े फिलिस्तीनी आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इजरायल ने यह कार्रवाई की और इन हमलों से 4 दिन पहले ही उसने गाजा पट्टी से जुड़ी अपनी सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया था। दावा है कि इजरायल के इस हवाई हमले में 2 लोग मारे गए, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए। बिहार के मुंगेर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां जमालपुर इलाके में मौजूद एक स्कूल में बास्केटबॉल खेलने के दौरान 8वीं क्लास की एक लड़की की मौत हो गई। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लड़की बास्केटबॉल खेलती दिखाई दी। लेकिन जैसे ही वो बॉल लेकर आगे बढ़ी, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। देखकर ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। फौरन एक लड़की दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बेसुध पड़ी रही। बाद में वहां खेल रहे दूसरे लोग भी पहुंच गए। लड़की की खराब हालत को देखकर तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची को तुरंत रेस्क्यू किया और हमने 5 से 7 मिनट के बीच में उन्हें रेलवे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सर, बताया गया कि लड़की के दिल में बचपन से ही छेद था और उसका इलाज चल रहा था। इस बीच महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सीआरपीएफ ने जंगल में छापेमारी की और नक्सलियों के छिपाए विस्फोटक को नष्ट कर दिया। गुजरात के भुज में बीएसएफ ने हरामी नाला इलाके से एक पाकिस्तानी मछुआरे को पकड़ा। साथ ही वहां से 5 नाव भी जब्त की गई।
उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन पर कब्जे के लिए दो पक्ष आपस में भिड़ गए। शुरुआत में हुई मामूली कहा-सुनी में बात इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिसके बाद वहां दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर प्रहार किया गया। इस बीच ईंट और पत्थर भी चले। सामने आए वीडियो में कुछ लोगों ने महिलाओं पर भी हमला किया। इस दौरान गुस्सा इस कदर था कि किसी के सिर पर वार हो रहा था तो किसी की पीठ पर। बताया गया कि विवाद जमीन को लेकर था। इसी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। इस मारपीट में कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में इस मारपीट की शिकायत पुलिस से की गई। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में ट्रक के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। बताया गया कि इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 19 लोग जख्मी हो गए, क्योंकि अचानक चलते हुए ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और ड्राइवर चाहते हुए भी उसे रोकने में नाकाम रहा। सेवास्तोपोल से जो फुटेज सामने आई उसमें दिखा कि हाईवे पर चलता तेज रफ्तार ट्रक गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। ऐसे में जो गाड़ियां उसके आगे चल रही थीं, उनमें सवार लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इतना होने के बाद भी वो ट्रक रुका नहीं। वो डिवाइडर पर लगी रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि ड्राइवर लगातार ट्रक को रोकने की कोशिश करता रहा, जिस वजह से थोड़ी ही दूर जाकर उसमें आग लग गई। वो उसी हालत में आगे बढ़ता रहा। बाद में जलता हुआ ट्रक सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकराने के बाद रुक गया। बताया गया कि इस हादसे में 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक स्कूल में बच्चों को किताब की जगह झाड़ू पकड़ा दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बच्चों के हाथ में झाड़ू था, वो क्लासरूम को साफ करते दिखे। वीडियो सहारनपुर के साढ़ौली इलाके के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे झाड़ू लगवाया गया। इस बीच एक बच्चा बेंच उठाता दिखा तो दूसरा बच्चा उसके नीचे सफाई करने में जुट गया। फिलहाल वायरल हो चुके इस वीडियो की जांच में शिक्षा विभाग जुट गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की के बेहद खतरनाक बायरख्तार TB2 ड्रोन ने एक नए मोर्चे पर भी अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया। अजरबैजान ने दावा किया कि उसकी सेना ने नागोर्नो कराबाख में छिड़ी जंग में आर्मेनिया के ठिकानों को इस ड्रोन की मदद से निशाना बनाया, जिसका एक वीडियो भी अजरबैजान की ओर से जारी किया गया। इस वीडियो में एक शख्स एक बंकर के अंदर घुसता नजर आया और उसके अंदर दाखिल होते ही वहां एक जोरदार धमाका होता दिखा। दावा किया गया कि यह हमला अजरबैजान की वायुसेना ने बायरख्तार TB2 ड्रोन की मदद से किया, जिसमें नागोर्नो कराबाख के एक इलाके में बना आर्मेनिया का सैन्य ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। असल में करीब 2 साल बाद इस इलाके पर कब्जे को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया एक बार फिर आमने सामने हैं। दावा किया गया कि इससे पहले 2020 में छिड़ी जंग में भी तुर्की के इस ड्रोन ने आर्मेनिया की सेना की कमर तोड़ दी थी। और यही वजह रही कि अजरबैजान ने इस बार भी जंग शुरू होते ही इस हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया, क्योंकि तुर्की के इस ड्रोन की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियार में होती है। ये ड्रोन 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। और तो और तुर्की का यह हथियार 150 किलो तक का वजन उठा सकता है। दिन हो या रात, किसी भी वक्त ये दुश्मन का सफाया करने की ताकत रखता है। नागोर्नो कराबाख और यूक्रेन के अलावा तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है। और बायरख्तार TB2 ड्रोन की इसी ताकत को देखकर दुनिया के कई देश इसे अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बायरख्तार TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि पहले से ही ये ड्रोन खरीदने के लिए कई देश तैयार थे, लेकिन यूक्रेन की जंग में इसकी ताकत देखकर मांग और बढ़ गई, क्योंकि यूक्रेन ने यह दावा किया कि बायरख्तार TB2 ड्रोन से हुए सटीक हमलों ने पुतिन की सेना के चक्के छुड़ा दिए और इस हथियार के दम पर उनकी सेना कई मोर्चों पर रूसी सेना को पीछे धकेलने में कामयाब भी हुई। जंग के मैदान में ये ड्रोन रूसी सेना के टैंकों पर काल बनकर टूट पड़ा। यूक्रेन का दावा है कि अब तक ये ड्रोन रूस के कई टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर चुका है। दावा तो ये भी है कि काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोत मॉस्कवा पर भी इसी ड्रोन से प्रहार किया गया था, जिसके बाद उसने समंदर में जल समाधि ले ली थी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती परीक्षा केस में छापे मारे गए। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के आरोप में जम्मू और अखनूर समेत कई जगहों पर छापेमारी की। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना नाम के संगठन ने एक याचिका दायर की, जिसके जरिए दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात सिख कर्मचारियों के वहां कृपाण रखने का विरोध किया गया, लेकिन अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रामलीला मैदान का किराया बढ़ाए जाने का मुद्दा भी उठाया।
मुंबई के वाडिया अस्पताल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल की पहली मंजिल पर मौजूद ऑपरेशन थिएटर में लगी, जिसके बाद वहां की ऊंची लपटें उठने लगी और धुआं अस्पताल की इमारत से बाहर निकलने लगा। कई वार्ड में भी धुआं फैल गया, जिससे मरीजों के साथ अस्पताल कर्मी भी दहशत में आ गए। हालांकि थोड़ी ही देर में वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई, जिसके बाद बच्चों के इस अस्पताल में लगी आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही सभी मरीजों को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद अस्पताल के आसपास भीड़ जुट गई। यूरोप का छोटा सा देश और नेटो का साथी नॉर्थ मैसेडोनिया पुतिन के गुस्से का शिकार हो सकता है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि नॉर्थ मैसेडोनिया चोरी छिपे यूक्रेन की मदद करने में लगा है। वो उसे फाइटर जेट और टैंक दे रहा है, यानी रूस को यूक्रेन से जो मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है उसमें नॉर्थ मैसेडोनिया का भी हाथ है। इसलिए शक जताया जा रहा है कि पुतिन नॉर्थ मैसेडोनिया को छोड़ने नहीं वाले। वो देर सवेर नॉर्थ मैसेडोनिया से बदला लेकर रहेंगे। असल में वहां के एक न्यूज पोर्टल ने एक दिन पहले खबर छापी कि नॉर्थ मैसेडोनिया एक सीक्रेट डील के तहत यूक्रेन को 4 Su-25 फाइटर जेट दे रहा है। अहम बात यह कि नॉर्थ मैसेडोनिया ने ये लड़ाकू विमान 2001 में यूक्रेन से ही खरीदे थे, यानी जो नॉर्थ मैसेडोनिया अब तक सीन से ही गायब था, वो रूस यूक्रेन की जंग का छुपा रुस्तम निकला। ये डील भी कोई अभी नहीं हुई, बल्कि करीब 2 महीने से लड़ाकू विमानों को यूक्रेन को देने की तैयारी चल रही थी। और जून में यूक्रेन की सेना के इंजीनियर उन लड़ाकू विमानों का मुआयना करने नॉर्थ मैसेडोनिया गए थे। हालांकि नॉर्थ मैसेडोनिया ने इस खबर को न तो माना और न ही उससे इनकार किया, और उसे टॉप सीक्रेट बताते हुए उस पर अपने पत्ते नहीं खोले। वैसे नॉर्थ मैसेडोनिया का यूक्रेन को मदद पहुंचाना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं, क्योंकि वो नेटो का सदस्य है, यानी रूस का दुश्मन है, और नेटो देश यूक्रेन को हथियार देकर उसका साथ निभा ही रहे हैं। अभी जुलाई में ही नॉर्थ मैसेडोनिया ने यूक्रेन को T-72 टैंक भी दिए थे, और तभी से वो पुतिन के निशाने पर आ गया। उसने रूस की दुश्मनी मोल ले ली, क्योंकि T-72 रूस का ही टैंक है, और जो टैंक नॉर्थ मैसेडोनिया यूक्रेन को दान कर रहा है वो 2001 में रूस ने ही नॉर्थ मैसेडोनिया की मदद के लिए उसे दिए थे। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि रूस के अपने टैंक ही यूक्रेन में उसके खिलाफ हथियार बनने जा रहे हैं। इसलिए रूस को नॉर्थ मैसेडोनिया का फैसला नागवार गुजरा और उसने उसे बहुत बड़ी गलती बताया। इधर दिल्ली में पीएनजी महंगी हो गई। आईजीएल ने दिल्ली में घरों में पाइप से आने वाली गैस पीएनजी के दाम में प्रति यूनिट ₹2.63 का इजाफा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक पादरी ने याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने ईसाई समुदाय और उनके संस्थानों पर देश भर में हमले बढ़ने का आरोप लगाया। इस याचिका पर अदालत ने केंद्र और कुछ राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीबीआई ने गो तस्करी मामले में घिरे टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को नोटिस भेजा और सोमवार को कोलकाता में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। भारत के लिए रक्षा उपकरण बनाने वाली संस्था डीआरडीओ ने एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये टेस्ट महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया और अर्जुन टैंक से दागी गई इस लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ने सटीक निशाना लगाते हुए टारगेट को तबाह कर दिया। इस मिसाइल को तैयार करने में पूरी तरह स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अहमदनगर में एक मिलिट्री बेस में 2 बार इस मिसाइल का टेस्ट किया गया और दोनों बार इस मिसाइल ने अपनी काबिलियत को साबित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और सेना को बधाई दी है और इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां अपने घर के आंगन में खेल रही एक बच्ची के ऊपर से कार गुजर गई, जिसके सीसीटीवी वीडियो ने देखने वालों को खौफ से भर दिया। वीडियो में कुछ बच्चे खेलते नजर आए, जिनके साथ करीब 1.25 साल की एक बच्ची भी दिखाई दी। इसके बाद अचानक वहां एक कार आती दिखी, जिसके ड्राइवर की नजर जमीन पर बैठी बच्ची पर नहीं पड़ी और उसने कार सीधा उसके ऊपर चढ़ा दी। ऐसा होते ही पास खड़े एक आदमी ने कार वाले को रोका और फौरन कार के नीचे से बच्ची को निकाला। हालांकि गनीमत यह रही कि वो कार के पहिए के नीचे आने के बजाय उसके बीचों बीच फंसी, जिसकी वजह से उसे बस सिर पर मामूली चोटें आईं और उसकी जान बच गई। कानपुर की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि फैक्ट्री पिछले कई सालों से बंद थी और इसी वजह से वहां लोगों का आना जाना नहीं था, लेकिन अचानक दोपहर में उससे आग की लपटें उठती देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं लग पाया है, लेकिन उसे बुझाने के लिए दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों को लगाना पड़ा। आशंका जताई गई कि फैक्ट्री में केमिकल रखा होने की वजह से आग तेजी से फैली, जिसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमतें यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जिसे दुनिया के कई मुल्कों के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है।
कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कई महीनों से लगी आग ठंडी होने के संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि पूरी दुनिया को अब मंदी का डर सताने लगा है। केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ सकती हैं। इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी तरफ ये चेतावनी भी दे दी कि वहां 1 साल से भी लंबे वक्त तक मंदी का दौर बना रह सकता है। मंदी के इसी डर का असर अब बाजार और निवेशकों पर भी दिखने लगा है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में अचानक गिरावट दर्ज की गई और माना जा रहा है कि ये गिरावट अभी कुछ दिन और जारी रह सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत जैसे उन सभी देशों के लिए खबर राहत देने वाली होगी जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। कच्चे तेल की कीमतें यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन कारोबार के दौरान कच्चे तेल की एक बैरल की कीमत $90 तक पहुंच गई थी। लगातार चले उतार चढ़ाव के बीच कच्चा तेल $95 प्रति बैरल के नीचे ही बना रहा। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से ये कच्चे तेल की कीमतों का सबसे निचला स्तर है। कच्चा तेल सस्ता होने का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी जल्द ही दिखाई दे सकता है। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई। संसद भवन समेत देश भर की विधानसभाओं में सुबह नए उपराष्ट्रपति के लिए वोट डाले जाएंगे। के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा को समर्थन देने का ऐलान किया। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ से गौतम गंभीर और सुशील मोदी समेत कई बीजेपी सांसदों ने दिल्ली में मुलाकात की। कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वें दिन भारतीय पहलवानों ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगा दी। बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया ने तो स्वर्ण पदक जीता ही, महिलाओं में साक्षी मलिक ने भी गोल्ड जीतकर भारत की पदक तालिका को और मजबूत कर दिया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार का दिन पूरी तरह भारतीय पहलवानों के नाम रहा। भारतीय पहलवानों ने मिलकर अलग अलग वर्गों में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बजरंग पुनिया तो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में नए जोश में दिखाई दिए। उन्होंने 65 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में कनाडा के पहलवान को मात दी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में बजरंग के सामने कनाडा के लचलान मैकनीला की चुनौती थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने जोरदार प्रदर्शन करते हुए लचलान को 9-2 से हरा दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पुनिया का ये दूसरा गोल्ड और कुल तीसरा मेडल है। 2018 में भी उन्होंने 65 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि 2014 में 61 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। एक तरफ जहां बजरंग पुनिया ने कनाडा के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वहीं दूसरी तरफ दीपक पुनिया ने पाकिस्तानी पहलवान को पटखनी देते हुए गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहराया। हरियाणा के इस्लाल ने 86 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद इनाम को 3-0 से धूल चटाई। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारतीय पुरुष पहलवानों का जलवा तो रहा ही, लेकिन महिला पहलवानों ने भी पूरी जान झोंक दी। साक्षी मलिक ने इंग्लैंड की धरती पर कमाल करते हुए कनाडा की एरा गोंजालेस को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी मलिक का ये पहला गोल्ड मेडल है। साक्षी मलिक के अलावा पहलवान अंशु मलिक भी 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही, जबकि दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवानों से प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद हुए और उन्होंने बजरंग और दीपक पुनिया के अलावा अंशु और साक्षी मलिक को ट्वीट कर बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़का स्कूल की 2 मंजिला बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए स्टंट करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में वो लड़का स्कूल की छत से खिड़कियों और दीवारों की मदद से नीचे उतरता दिखाई दिया, जबकि उसका एक साथी छत से उसे नीचे उतरता देखता रहा। लड़के ने स्कूल की 2 मंजिला बिल्डिंग से धीरे धीरे उतरना शुरू किया और फिर नीचे उतर गया। बताया गया कि सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने के लिए जान जोखिम में डालकर लड़के ने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन ने लड़के को फटकार लगाते हुए उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। अमेरिका के टेक्सास से अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उड़ान भरी गई। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ब्लू ओरिजिन कंपनी के इस रॉकेट की मदद से पहली बार मिस्र और पुर्तगाल के 2 नागरिक अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हुए, जिन्हें लेकर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट आग उगलता हुआ आसमान की तरफ बढ़ा। New Shepard has cleared the tower and is heading to space. Godspeed, Titanium Feather. बताया गया कि इस रॉकेट में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें एक शख्स मिस्र और एक पुर्तगाल का रहने वाला था। दोनों देशों के लिए ये अंतरिक्ष की पहली उड़ान थी, जिसे कुछ मिनटों में पूरा कर ये रॉकेट अपने ठिकाने पर लौट आया। It was worth it waiting 18 years for it as I have been waiting. इस मिशन को ब्लू ओरिजिन कंपनी ने N-22 नाम दिया, जिसके लिए उसमें उड़ान भरने वालों को बाकायदा पहले ट्रेनिंग दी गई और फिर अंतरिक्ष के सफर पर भेजा गया। इधर आर्मी चीफ पाकिस्तान सीमा के पास पहुंचे।
सेना प्रमुख मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर में सीमा के पास वाले इलाकों का दौरा किया और जवानों का हौसला बढ़ाया। कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले सालों में घाटी में काफी बदलाव आया और अब मुठभेड़ वाली जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई। इनकाउंटर साइट पर जो स्टोन पेल्टिंग होता था, जो इंसिडेंट बन हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक थम गया। सड़कों के साथ बाजार में भी सैलाब दिखाई दिया। चारों तरफ सिर्फ घुटने तक पानी ही भरा नजर आया। भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें ऐसी बढ़ी कि उनका सड़क पर निकलना भी दूभर हो गया। इस जगह में इतना पानी है, यहाँ से कोई निकल भी नहीं पा रहा है। और वहाँ पे पुल के नीचे तो बिल्कुल ही निकलना, मतलब क्या है, मतलब नाले ये कोई नाले होते हैं, पता नहीं नाले में तो पानी नहीं जा रहा, रोड पे पानी जा रहा है बस। सड़कों पर पानी भर जाने से कई इलाकों में लोग मोटरसाइकिल के साथ पैदल सड़क पार करते दिखाई दिए। यही नहीं, जल भराव की वजह से वहां सड़कों पर ट्रैफिक थम गया और लोग कई घंटे जाम में फंसे रहे। आरोप है कि समय पर सड़क किनारे बने नालों की सफाई नहीं की गई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूस के फौजियों ने हमले के लिए अपने एक से एक हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि वो यूक्रेन की सेना को निशाना बना सकें। अलग अलग इलाकों में पहुंचकर रूसी सैनिकों ने ज़ेलेंस्की की फौज के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। सामने आए वीडियो में कुछ रूसी सैनिक हमले के लिए रणनीति तैयार करते दिखे, जिसके बाद वो दो हिस्सों में बंट गए और टैंक पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए, जहां उन्होंने यूक्रेन की सेना के ठिकानों का पता लगाया। जंगल के रास्ते दौड़ भागकर वो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों तक पहुंचे और उनके सैनिकों को मार गिराया। पुतिन की सेना ने उन पर दनादन गोलीबारी की और गोले बरसाकर भी यूक्रेन के सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। रूस जहां ज़ेलेंस्की की फौज पर हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है। खबर है कि डोनेत्स्क में रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन की सेना ने जोरदार हमला किया, जिसके बाद वहां एक रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में आग लग गई, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। सामने आए वीडियो में रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। दावा है कि रेलवे स्टेशन के पास रूसी सेना ने कई जगहों पर गोला बारूद के गोदाम बना रखे थे। बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को टारगेट कर डोनेत्स्क के कई इलाकों में रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी जद में रेलवे स्टेशन भी आ गया और उसमें आग लग गई। गुजरात के अंकलेश्वर में कुछ बदमाश फिल्मी स्टाइल में बैंक लूटकर फरार हो गए। बैंक में हुई लूट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसते नजर आए। बैंक के अंदर पहुंचते ही एक बदमाश बंदूक दिखाकर कैश काउंटर पर मौजूद कर्मचारी को पीछे हटने का इशारा करता दिखाई दिया, जबकि उसके दूसरे साथी बैंक में मौजूद बाकी लोगों को एक कमरे में ले जाते दिखाई दिए। हथियारों के साथ बैंक में घुसे बदमाशों ने वहां मौजूद सभी लोगों को पहले एक कमरे में बंदी बनाया और फिर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद एक बदमाश को पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाकी 5 साथी भागने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश से लूटे हुए 22 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए। इधर केंद्र सरकार ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर इस दिन काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, क्योंकि इसी दिन 5 अगस्त साल 2020 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया था। वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की निंदा की। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस नेताओं ने अयोध्या दिवस के दिन काले कपड़े क्यों पहने। यह राम भक्तों का अपमान है। इससे पहले दिन में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर महंगाई का मुद्दा उठाने से रोकने का आरोप लगाया था। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरह से। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि उसके सैनिकों ने रूसी सेना को रात के अंधेरे में भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें कुछ जवान एक नदी में नाव में बैठे दिखाई दिए। वहीं जैसे ही उनकी नाव किनारे पर पहुंची, कुछ सैनिक पानी में उतरते नजर आए।
हथियारों से लैस जवान नदी से निकलकर जंगल में जाते दिखाई दिए। हालांकि जंगल में कुछ देर गश्त करने के बाद सभी जवान वापस नदी के किनारे खड़ी अपनी नाव के पास लौटते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके स्पेशल ऑपरेशन के जवान रूस की सेना पर रात के अंधेरे में हमला कर वापस अपनी कैंप में लौट आए। हालांकि रात में यूक्रेन की सेना ने ये ऑपरेशन किस इलाके में किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के रतलाम से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ट्रक महिला को टक्कर मारता दिखाई दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें ट्रक महिला को कुचलता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो महिला पेट्रोल पंप के बाहर अपने पति का इंतजार करती दिखी। ठीक उसी वक्त एक ट्रक भी पेट्रोल पंप की ओर बढ़ता दिखा, लेकिन इस दौरान ट्रक ड्राइवर को वहां खड़ी महिला नजर नहीं आई और उसने महिला को जोरदार टक्कर मार दी और उसके बाद ट्रक का एक पहिया महिला के ऊपर से गुजर गया। ऐसा होते ही ड्राइवर के होश उड़ गए और उसने ट्रक को पीछे किया और वहां से फरार हो गया, जबकि महिला जमीन पर तड़पती रही। बाद में आसपास मौजूद लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में उसकी जान बाल बाल बच गई। इधर अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की अदालत में पेशी हुई। कोलकाता की सेशंस कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने अर्पिता की जान को खतरा होने की आशंका जताई, जिसकी वजह से अब उन्हें 14 दिन तक अलीपुर के महिला सुधार गृह भेज दिया गया। खबर है, बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के रडार पर 50 बैंक खाते भी हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश ने लोगों को डरा रखा है। गंगा घाट के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो वहीं पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश के बाद सिविल अस्पताल में पानी भर गया, जिसके बाद अस्पताल के महिला वार्ड को शिफ्ट किया गया। वहीं बात अगर पहाड़ की करें तो जम्मू के कटरा में लगातार हो रही बारिश के बाद वैष्णो देवी दर्शन करने आए भक्तों की परेशानी बढ़ गई। बारिश की वजह से प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की सेवा पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बाढ़ और बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन और रूस को पछाड़ने के लिए अमेरिका ने अपने फाइटर पायलटों के हेलमेट पर बहुत बड़ा दांव लगाया है। 550 करोड़ रुपए का दांव। अमेरिका अपने पायलटों को AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी की तकनीक वाले हाईटेक हेलमेट पहनाकर ट्रेनिंग देने की प्लानिंग कर रहा है। ये ऐसे खास हेलमेट होंगे जो आसमान में रूस और चीन के लड़ाकू विमानों का मायाजाल बुन देंगे और अमेरिकी वायुसेना के पायलटों को उनके एकदम एडवांस्ड फाइटर प्लेनों से लड़ने की ट्रेनिंग मिल सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही अमेरिकी एयरफोर्स का पायलट ऑगमेंटेड रियलिटी की तकनीक वाला हेलमेट पहनकर हवा में पहुंचेगा, उसे हेलमेट के शीशे पर चीन और रूस के एक से बढ़कर एक फाइटर जेट्स की डिजिटल रेप्लिका दिखने लगेगी। असलियत में सामने कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी पायलट को वाकई ऐसा लगेगा जैसे चीन और रूस के लड़ाकू विमान उस पर मिसाइलें और बम गोले दाग रहे हैं। अपने दुश्मनों को देखकर अमेरिका का पायलट भी एक्शन में आ जाएगा। वो कभी दुश्मन के वार से बचने की कोशिश करेगा तो कभी दुश्मन पर वार करने की कोशिश करेगा। इस तरह यह पहली बार होगा जब अमेरिकी पायलटों को अपने दुश्मनों के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के खिलाफ लड़ने की प्रैक्टिस करने को मिलेगी। यानी अमेरिका हाईटेक हेलमेट को ही अपना हथियार बनाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ऑगमेंटेड रियलिटी वाले हेलमेट अमेरिकी पायलटों को दुनिया के बेस्ट फाइटर विमानों से लड़ने के लिए तैयार करने में सबसे बढ़िया तरीका साबित होंगे। खबर है कि अगले साल से अमेरिकी एयरफोर्स उनका इस्तेमाल भी शुरू कर देगी, जिसके लिए उसने एक स्टार्टअप के साथ $7 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 556 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है। दावा है कि अमेरिका का यह नया ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल सुरक्षित, सस्ता और तेज होगा। अमेरिका जंग लड़ने के अपने तरीकों को आधुनिक बनाने के लिए वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सैकड़ों करोड़ डॉलर का निवेश कर रहा है। उसी कड़ी में वो ऑगमेंटेड रियलिटी वाले हेलमेट पर दांव खेल रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी ऐसी तकनीक है जो असली दुनिया में कंप्यूटर की बनाई डिजिटल तस्वीरें और साउंड डालकर पूरी असलियत ही बदल देती है। ऑगमेंटेड रियलिटी हकीकत में कल्पना का एक ऐसा तड़का लगाती है कि इंसान के सामने हकीकत होकर भी नहीं होती, पूरा नजारा ही बदल जाता है। और उसी ऑगमेंटेड रियलिटी को जरिया बनाकर अमेरिका अपने पायलटों को दुश्मन से लड़ने की ट्रेनिंग दिलाना चाहता है। ये हेलमेट दिखने में बिल्कुल आम होंगे, लेकिन उनका काम उन्हें बेहद खास बना देगा। असल में बात यह है कि वक्त के साथ अमेरिका के फाइटर जेट तो एडवांस्ड हुए हैं, लेकिन उनको उड़ाने वाले पायलटों की ट्रेनिंग न के बराबर ही बदली है। बल्कि अमेरिकी एयरफोर्स अपने पायलटों को ट्रेन करने के लिए लगभग वही प्रोग्राम अपना रही है जो 1960 के दशक में हुआ करता था और जंग के मैदान में जितना हथियार मायने रखता था उससे कहीं ज्यादा उसे इस्तेमाल करने का तरीका मायने रखता था। वियतनाम के युद्ध में पायलटों की ट्रेनिंग की कमियां अमेरिका पर काफी भारी पड़ी थी। फिर बीते 2 दशकों के दौरान अमेरिका के निशाने पर ईरान, इराक और सीरिया जैसे पश्चिम एशिया के देश रहे हैं। उसके पायलटों को इसी फोकस के साथ वहां मौजूद टारगेट से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है।
लेकिन अब चीन और रूस अमेरिका की हिट लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं और दोनों के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों से लड़ने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार नहीं है। इसलिए अमेरिका का जोर ऑगमेंटेड रियलिटी वाले हेलमेट पर है, क्योंकि ट्रेनिंग का फायदा तभी है जब वो सैनिक को जंग के मैदान की असल पिक्चर से वाकिफ कराए। ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे सैनिक को युद्ध में आने वाली असल मुसीबतों और असल हालात का अंदाजा लग पाए। और अमेरिका का ऑगमेंटेड रियलिटी की तकनीक से लैस हेलमेट बिल्कुल इसी मकसद को पूरा करेगा। अब भी अमेरिका अपने पायलटों को ट्रेन करने के लिए फ्लाइट सिमुलेटर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो पायलटों को जंग के माहौल का उतना असल एहसास नहीं करा पाते। पायलटों की ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी सेना कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट भी देती है जो कि दुश्मन बनकर उसके पायलटों से लड़ते हैं, लेकिन उन कंपनियों के पास चीन और रूस की तरह 5वीं पीढ़ी के ताकतवर जेट नहीं होते। इस तरह की ट्रेनिंग में अमेरिका का पैसा पानी की तरह तो बहता ही है, पायलटों की जान को भी हमेशा खतरा रहता है। इसलिए अमेरिका पायलटों का ट्रेनिंग प्रोग्राम ही बदलने जा रहा है। सेनेगल की राजधानी डकार में बाढ़ ने कहर बरपाया है। भारी बारिश की वजह से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि अंडरपास में डूबने से कई कारें बर्बाद हो गई। अंडरपास से कुछ कारें गुजर रही थी। इसी दौरान भारी बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया, जिससे कारें डूब गईं। गनीमत यह रही कि लोग समय रहते कार से बाहर निकल गए। डकार में बाढ़ में कई सड़कें भी तबाह हुई हैं। चीन ने अक्साई चीन में एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसमें उसने अपने सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी। चीन एलएसी के पास लगातार भारत को उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। और अक्साई चीन में किया गया सैन्य अभ्यास भी चीन का बड़ा षड्यंत्र माना जा रहा है, क्योंकि खबर है कि अक्साई चीन में हुए सैन्य अभ्यास में चीन ने अटैक करने में माहिर अपने Z-10 हेलीकॉप्टर को शामिल किया। इसके अलावा उसने ड्रिल में ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Z-20 को भी शामिल किया। खबर है कि चीन ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में भी एलएसी के पास एक ऐसी ही ड्रिल की थी, जिसमें उसने लेजर गाइडेड मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर Z-10 से दागने की प्रैक्टिस की थी। खबर है कि चीन का एलएसी के पास के इलाके में लगातार युद्ध अभ्यास करने का मकसद अपने पायलट और सैनिकों को ऊंचाई पर लड़ने में एक्सपर्ट बनाना है, जिसके लिए वो युद्ध अभ्यास कर रहा है और उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दे रहा है। भारत लगातार एलएसी पर शांति की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन लगातार भारत को उकसा रहा है। खबर है कि उसके पिछले कुछ सैन्य अभ्यासों में उसने जिस AKD-10 मिसाइल का इस्तेमाल किया वो एक एंटी टैंक मिसाइल है, जो 3 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को पहचान लेती है और उस पर सटीक निशाना साध सकती है। यही नहीं, युद्ध अभ्यास में शामिल लड़ाकू हेलीकॉप्टर Z-10 से एक बार में 8 AKD-10 मिसाइलों को दागा जा सकता है। चीन ने दावा किया कि AKD-10 का हिट रेट 88% है। ये -40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम कर सकती है। मतलब साफ है कि चीन एलएसी के पास नई चाल चल रहा है, क्योंकि खबर है कि भारत के गलवान, पेंगोंग और स्पांगुर लेक जैसे इलाके चीन की मिसाइलों की रेंज में हैं, लेकिन भारत अलर्ट है। और जैसे ही भारत को चीन की इस नई साजिश के बारे में पता चला, उसने चीन के सामने कड़ा एतराज जताया। सूत्र बता रहे हैं कि भारत की वायुसेना के अधिकारियों की इस मामले में चीन के अधिकारियों से एक मुलाकात भी हुई, जिसमें भारत ने चीन से दो टूक बोल दिया कि वो एलएसी के पास उसके विमानों की चहलकदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन एलएसी के पास जो भी कर रहा है, भारत की उस पर नजर है। यही नहीं, एलएसी के पास भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और निर्माण कार्य तेज कर दिए हैं, जिससे जुड़ी जानकारी पिछले महीने संसद में भी दी गई थी। माना जा रहा है कि चीन इसी वजह से घबराया हुआ है और एलएसी के पास सक्रिय है और अपनी सेना को ऊंचाई पर लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। इधर दिल्ली के सीएम राष्ट्रपति से मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में उन्होंने पिछले दिनों अपने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना जांच करवाने की अपील की। कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई, जबकि पहलवान मोहित ग्रेवाल ने भी कुश्ती के अपने मुकाबले में जीत के साथ सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुस्लिम देशों के संगठन OIC की तरफ से दिए गए एक बयान पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर पर एक विवादास्पद बयान दिया था, लेकिन भारत ने इस बयान को खारिज करते हुए कड़ा एतराज जताया। साथ ही ये भी कहा कि इस तरह के बयान देकर ये संगठन केवल आतंकवाद के जरिए धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने वालों की मदद कर रहा है। भारत ने OIC के बयान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देशों की मदद करने वाला भी बताया। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर देश भर में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली में खुद गांधी परिवार समेत कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने इस प्रदर्शन की बागडोर संभाली, जिनमें प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं, जिनको हंगामा बढ़ता देख पुलिस हाथ और पैर पकड़कर उठाकर ले गई।
इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए गए बैरिकेड को फांदकर प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंच गईं। जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो वो सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गईं, जिससे हंगामा बढ़ गया। लिहाजा पुलिस कर्मियों ने फौरन उनको हिरासत में ले लिया। मैं इस वक्त 24 अकबर रोड कांग्रेस के मुख्यालय पर हूँ। इस वक्त तस्वीरें देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। वहीं सोनिया गांधी की अगुवाई में काले कपड़े पहनकर पहुंचे कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक दिया और बवाल बढ़ने पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उसके कुछ कार्यकर्ता खादीना मोड़ इलाके में रैली करने पहुंचे थे, जिन्हें देखते ही टीएमसी के कुछ लोग विधायक असित मजूमदार की अगुवाई में उनकी तरफ बढ़े और उनसे बदतमीजी करने लगे। दावा किया गया कि टीएमसी के लोगों ने उस इलाके में प्रचार कर रहे बीजेपी समर्थकों को पहले धमकाया और फिर उस गाड़ी पर टूट पड़े जिसमें लाउडस्पीकर लगाकर वो प्रचार कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली के करीब से गुजर रही विधायक की गाड़ी पर तोड़फोड़ की, जिससे गुस्साए टीएमसी के समर्थक बीजेपी के लोगों को पीछे धकेलने में जुट गए और इसके बाद दोनों तरफ के लोग आपस में उलझ पड़े और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। वहां से आए वीडियो में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को बुरी तरह से पीटते नजर आए। हालांकि पुलिस ने उन्हें किसी तरह एक दूसरे से अलग किया, तब कहीं जाकर ये मामला शांत हो पाया। बीते 15 दिनों में बाढ़ से भारी तबाही झेलने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को शहबाज सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। ऐसा तब है जब पाकिस्तान लगातार पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पर अपनी दावेदारी ठोकता है। लेकिन जब बात इन दोनों इलाकों में मदद करने की आई तब वो मुकर गया, वो भी उन मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहां भारी बारिश के बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। नदी नाले उफान पर आ गए और लोग कुदरत के रौद्र रूप के बीच फंस गए, जिसमें जगह जगह नुकसान होने के साथ कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन पाकिस्तान की सरकार दूर बैठकर तमाशा देखती रही। हालांकि इन मुश्किल हालात से उसने अपने लोगों को बचा लिया। मतलब साफ है कि उसने पीओके के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। उधर और भारत सरकार पर उल्टा इल्जाम लगा दिया कि चिनाब और दूसरी नदियों की वजह से वहां ऐसे हालात बने और उनमें बाढ़ आने के कारण पाकिस्तान ने भारत को बताया। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय सेना ने पुंछ और राजौरी में लोगों को रेस्क्यू कर लिया था, जबकि पाकिस्तान के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें साफ दिखा कि पीओके और गिलगित बाल्तिस्तान को एक बार फिर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया और इन दोनों जगहों पर बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का कोई आकलन भी नहीं किया गया। जबकि सच्चाई यह है कि 19 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच इन दोनों जगहों पर बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। रिपोर्ट में दिखाया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बाढ़ से 22 लोगों की मौत हुई और गिलगित बाल्तिस्तान में 8 लोगों की, जबकि इन दोनों जगहों को मिलाकर पूरे पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा बताई गई। लेकिन खबर है कि पीओके में करीब 50 और गिलगित बाल्तिस्तान में करीब 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी पाकिस्तान की सच्चाई एक बार फिर सबके सामने आ गई कि उसे पीओके और गिलगित बाल्तिस्तान की कोई सुध नहीं है। इधर यूपी के अमरोहा में गायों की मौत से हड़कंप मच गया। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अमरोहा में एक गौशाला का दौरा किया और वहां 60 से ज्यादा गायों की मौत के मामले में जानकारी ली। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के सांसदों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम ने 4 गुना 400 मीटर रिले में दूसरा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बना ली। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां हाथियों का झुंड हाईवे पर आ गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि हाथियों का ये झुंड सड़क से जंगल में वापस जाने को तैयार नहीं दिखा। हाथी काफी देर तक सड़क पर घूमते रहे, जिन्हें देखकर वहां से गुजर रहे लोग वहीं रुक गए, इस डर से कि कहीं हाथी उन पर अटैक न कर दे। जबकि कुछ लोग उनकी तस्वीरें अपने फोन में कैद करते भी दिखाई दिए। जब हाथियों का ये झुंड काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां से नहीं गया तो लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। बताया गया कि वन विभाग के कर्मचारियों ने पटाखे जलाकर उन्हें वहां से भगाया और बाद में वो हाथी नदी में जाकर मस्ती करते नजर आए। रूस और अमेरिका की जंग की आंच में अंतरिक्ष झुलसता दिख रहा है। खबर है कि पुतिन स्पेस में अमेरिका की जासूसी कराने में लगे हैं। इस काम के लिए उन्होंने रूस के एक मिलिट्री सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा है, जिस पर विशेषज्ञों की नजरें अटकी हुई हैं।
क्योंकि रूस का वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहले से मौजूद अमेरिका के एक स्पाई सैटेलाइट के बेहद करीब जाता दिख रहा है। रूस के इस कॉस्मोस 2558 नाम के सैटेलाइट को लेकर उसका सोयूज 2.1B रॉकेट 1 अगस्त को अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था। स्पेस एक्सपर्ट्स को आशंका है कि रूस ने अपना ये सैटेलाइट अमेरिका के USA 326 सैटेलाइट की जासूसी करने के लिए छोड़ा है। अमेरिका का USA 326 सैटेलाइट उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ा है। इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका अपनी सिक्योरिटी के लिए स्पेस इंटेलिजेंस जुटाता है, अंतरिक्ष से निगरानी करता है। रूस के इस तरह जासूसी करने की खबर भी कोई नई नहीं है। वो इससे पहले भी अमेरिका के स्पेस मिशन पर नजर रखने के लिए अपने सैटेलाइट छोड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चोरी की वारदात